नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, अजब हो रहा है आजकल। सुप्रीम कोर्ट ने कल एक फैसला दिया और फैसला बहुत चौंकाने वाला था। बड़े वकील दौड़ करके गए थे। अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील थे मौजूद वहां पे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं, ये सब बात ठीक नहीं है। आपने जो कुछ भी डॉक्यूमेंट दिया है वो ठीक नहीं है, और हाई कोर्ट का जो आदेश है तेलंगाना का, उसको स्टे कर दिया। हाई कोर्ट ने एक ट्रांजिट बेल दिया था। अब ट्रांजिट बेल का मतलब ये हुआ कि भाई, आपको कोई आपत्ति है या तैयार नहीं है, जहां पे कहीं पे एफआईआर रजिस्टर हुआ है उस कोर्ट में जाने में समय लग रहा है, या जो कुछ भी कोई कारण है, तो आपको हम 7 दिन का ट्रांजिट बेल दे देते हैं। हाई कोर्ट ने उस ट्रांजिट बेल को रोक दिया। बोला नहीं, ये इनके ऊपर ट्रांजिट बेल लागू नहीं होगा। अब सरकार के तरफ से, आसाम गवर्नमेंट के तरफ से सॉलिसिटर जनरल जो हैं वो तुषार मेहता अपीयर हो रहे थे। तुषार मेहता ने कहा कि श्रीमान खेड़ा ने जबरदस्त फोर्ज फोर्ज किया है। क्या फोर्ज किया है? इन्होंने तेलंगाना में एफआईआर दर्ज हुआ है आसाम में, रहते ये दिल्ली में है, और इन्होंने तेलंगाना हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल का एप्लीकेशन मूव किया, जो क्लियर कट एब्यूज ऑफ फोरम है। आप जिस फोरम का चयन करते हैं जहां से आपको रिलीफ मिलना है, वो गलत फोरम का आपने चयन किया है। इसीलिए तेलंगाना हाई कोर्ट ने जो भी ट्रांजिट बेल इन्हें दिया है 7 दिन का, उस पर रोक लगाई जाए। और उसमें तुषार मेहता ने दलील दिया कि तेलंगाना हाई कोर्ट में ये मूव कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन अभिषेक मनु जो उनके वकील हैं और पवन खेड़ा जी का ये कहना था कि मैं वहां मूव कर सकता हूं क्योंकि मैं वहां का भी बासिंदा हूं। तो कहा कि वहां का बासिंदा है तो बताइए। तो कमाल हो गया। इन्होंने जो अपना आधार कार्ड दिया था, उस आधार कार्ड में इनका नाम जो है, ऊपर में इनका नाम रिफ्लेक्ट हो रहा है, और पीछे में जो एड्रेस है वो इनकी पत्नी का एड्रेस है। मतलब पत्नी के नाम की कोई प्रॉपर्टी है तेलंगाना में, हैदराबाद में। तो उस प्रॉपर्टी को इन्होंने कहा कि वो मेरा घर है, मैं वहां का बासिंदा हूं, मैं वहां का रहने वाला हूं। इस आधार पर मैं तेलंगाना कोर्ट में बेल के लिए एप्लीकेशन मूव कर सकता हूं, और मुझे जो ट्रांजिट बेल मिला है 7 दिन का, वो सही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं हो सकता है। और तुषार मेहता ने कहा कि ये देखिए, ये वहां भी फोर्ज कर रहे थे, जो स्टेटमेंट है वो तो फॉर्जरी का ही है, गलत का है, मिसलीडिंग का ही है, डिफेमेशन का है, संगीन आरोप है इनके ऊपर। तो इन्होंने जो अभी तेलंगाना कोर्ट में जो एप्लीकेशन मूव किया, वो पूरी तरह से गलत है, वो नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में ने दोनों की दलील सुनी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपने कोई तर्क नहीं दिया है कि जहां एफआईआर हुआ है, जो जुरिस्डिक्शन है कोर्ट का, जो जुडिशियल जुरिस्डिक्शन जिसको आप कहते हैं, वहां अगर कोई कोर्ट है तो उस कोर्ट में आपको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या वहां जाने में असमर्थ हैं या समर्थ हैं, ऐसी कोई दलील ही नहीं है आपकी। तो आपने ये कहा ही नहीं है कि मुझे आसाम में जो एफआईआर दर्ज किया गया है मैं वहां नहीं जा सकता हूं, इन कारणों से नहीं जा सकता हूं। ये आपने कारण नहीं बताए हैं। तो कारण तो बताइए कि आप आसाम जाना क्यों नहीं चाहते हैं। आसाम में आपके खिलाफ गुवाहाटी में जो क्राइम ब्रांच है उसमें एफआईआर दर्ज हुआ है, तो आपको क्या आपत्ति है गुवाहाटी जाने में? कौन रोक रहा है आपको? कोई रोक रहा है क्या? परेशानी है क्या? ये दलील आपने दी ही नहीं है। अगर आप एंटीसिपेटरी बेल का रिलीफ चाहते हैं तो आपको तो ये दलील देना चाहिए। तो आप देखिए, अब उसी को कहते हैं कि जाके मंत्री भयो भिखारी, उसका आप क्या करिएगा? उनको कौन सी राय देगा? कौन गोसैया उनको कौन सी राय दे रहे हैं? अभी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, रोक लगा दी तेलंगाना हाई कोर्ट के ऑर्डर पर। अब इनको परमानेंट बेल के लिए आसाम जाना ही पड़ेगा।
दिल्ली का इन्होंने जो भी करना है वो भी बात नहीं बनी, अब इनको आसाम जाना पड़ेगा। लेकिन पवन खेड़ा ने क्या किया इस केस को, मैं इसका आज जिक्र क्यों कर रहा हूं? ठीक है, ये कल आ गया वर्डिक्ट, आप सबने देख लिया होगा, सुन लिया होगा, लेकिन मैं आज इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं? मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि पवन खेड़ा और उनकी पार्टी, और ये सीधा सीधा आरोप राहुल गांधी पर जाता है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने अभी कुछ दिन पहले एक सलाह दी है शरद पवार के भतीजे को, रोहित पवार। रोहित पवार ने अजित पवार के प्लेन क्रैश को लेकर के एक एफआईआर करना चाह रहे थे महाराष्ट्र पुलिस में। महाराष्ट्र पुलिस ने उसको एफआईआर लेने से मना कर दिया, कहा कि इसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो ऑलरेडी चल रहा है, उसकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट भी आ गई है, अब इसमें क्या आप चाहते हैं? नहीं हुआ मान लीजिए एफआईआर रोहित पवार का। तो रोहित पवार ने इस मामले पर कांग्रेस पार्टी भी उनके साथ आ गई कि ये जो प्लेन क्रैश हुआ है इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इसका ठीक से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटिव ब्यूरो है, एएआईबी की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पर ना तो कांग्रेस पार्टी को कोई यकीन है और ना ही शरद पवार के भतीजे रोहित पवार को कोई यकीन है, शरद पवार को ही फॉर दैट मैटर। हालांकि शुरुआत में शरद पवार ने इसका खंडन किया था, कहा कि इसमें कोई फॉल प्ले नहीं है, लेकिन शरद पवार अभी शरद पवार मौन है, रोहित पवार एक्टिव हैं, नहीं हुआ। तो राहुल गांधी ने उन्हें राय दी कि आप एक काम करिए कि इस पे एक जीरो एफआईआर फाइल हो सकता है, और जीरो एफआईआर के लिए चले जाइए तेलंगाना, हमारी सरकार है ना वहां पे। कर्नाटक चले जाइए, हमारी सरकार है वहां पे। मतलब जहां जहां हमारी सरकार है आप वहां चले जाइए। मतलब पुलिस को राजनीतिक रूप से इतना पॉलिटिसाइज करने का मामला, और यह मामला हेमंत बिश्व शर्मा पर भी आएगा, ये ध्यान रखिए। हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ हालांकि आरोप है, वो मुख्यमंत्री है, और अभी तो वो एक कदम आगे कह रहे हैं। अभी हेमंत बिश्व शर्मा कह रहे हैं कि 4 तारीख को रिजल्ट निकलेगा, 6 तारीख को मैं ओथ लूंगा, और ओथ लेने के बाद जो पहला डिसीजन लूंगा वो होगा गुवाहाटी के कमिश्नर या डीजीपी, आसाम के डीजीपी को फायर करना। क्यों फायर करना? क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ इतना गंभीर आरोप लगा करके ये व्यक्ति आसाम से चला कैसे गया, तुमने गिरफ्तारी क्यों नहीं? अब ये देखिए, ये हेमंता बिश्व शर्मा की भी एक प्रकार से बड़बोलापन है, और ये भी ये भी पुलिस को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं दोनों। इसीलिए ये परिस्थिति अभी जो आन पड़ी है ये महत्वपूर्ण है। हालांकि हेमंत बिश्व शर्मा गुस्से में है। कोई भी व्यक्ति आपको अपमानित कर दे, आपके खिलाफ गंभीर आरोप लगा दे, और इन द मिडल ऑफ इलेक्शन जहां चुनाव हो रहा है, 9 तारीख को मतदान होना है, 5 तारीख को आप इतना गंभीर आरोप लगा दें जिससे आप उनके इमेज को पूरी तरह से तार-तार करना चाह रहे हो, तो जाहिर है वो एंग्री तो होंगे, गुस्से में तो होंगे। और इसके अलावा भी स्वयं कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी ने कहा कि हम इसको पाताल से निकालेंगे। उनकी जो भाषा है वो भी कठोर है, वो कह रहे हैं हम इसको पाताल से निकालेंगे। अब उनका किस बात का गुस्सा है पता नहीं, क्योंकि उन्होंने, हेमंत बिश्व शर्मा ने सबसे पहले कहा था कि राहुल गांधी से जब वो मिलने के लिए गए तो जितनी देर वो बैठे रहे उतनी देर हमसे तो बात नहीं करते रहे। हाँ, ये बात जरूर है कि कुत्ता और बिस्किट के बीच में उलझे रहे, और वही बिस्किट, जो बिस्किट वो कुत्ते को खिला रहे थे, वही बिस्किट वो मुझे भी खिला रहे थे। वो खुद नहीं खा रहे थे बिस्किट, तो मैंने मना कर दिया। अब इन्होंने मना किया या नहीं मना किया, लेकिन पब्लिक में आकर के कहा कि वो वैसी उसी थाली से जिस थाली में उनका कुत्ता बिस्किट खा रहा था, मतलब थाली में कुत्ता बिस्किट का, ऐसा नहीं था कि उससे उठा करके हाथ से दे रहा हो, ऐसा नहीं है। उनका कहना था कि जिस थाली में कुत्ता बिस्किट खा रहा था उसी थाली की बिस्किट उन्होंने मुझे ऑफर किया। तो मुझसे मुलाकात में राहुल गांधी की कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो जितनी देर मैं वहां पर बैठा रहा उतनी देर वो कुत्ते और बिस्किट में उलझे रहे। तो मेरी वहां पर क्या औकात थी? जब वो पार्टी छोड़ रहे थे, छोड़ने के बाद उनका जो स्टेटमेंट आया कि मैंने पार्टी क्यों छोड़ी, उस पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में व्यक्ति की कोई कद्र नहीं है, अच्छे कार्यकर्ता की कोई कद्र नहीं है, और ये कद्र उनके आलाकमान ही नहीं करते हैं, तो छोटे नेता क्या करेंगे? तो राहुल गांधी का ही उन्होंने जिक्र किया। मतलब पार्टी छोड़ने के पहले वो राहुल गांधी से मिले, और उस मुलाकात का अनुभव उन्होंने पब्लिक से शेयर किया।
कि कुत्ते जिस थाली में बिस्किट खा रहे थे, उसी थाली के बिस्किट को उन्होंने मुझे ऑफर किया। इस तरह से, और इस ये जो टकराहट है राहुल और हिमंता की, वो बहुत लंबी टकराहट है। इसीलिए राहुल गांधी ने आसाम में जाकर के, उनके टर्फ पर जाकर के कहा कि मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, पाताल से मैं इसे ढूंढ के लाऊंगा। और हमारे बब्बर शेर, कांग्रेस के बब्बर शेर हिमंता को छोड़ेंगे नहीं, ये स्टेटमेंट था। तो अब उनकी बारी खत्म हो गई, अब इनका टर्न आया था, हिमंता बिश्व शर्मा का टर्न आया। तो हिमंता ने कहा कि पहला काम हम यही करेंगे कि 6 तारीख को जैसे ही मैं ओथ लूंगा, मतलब हम जीत तो रहे ही हैं, 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा शाम तक में, तो 6 तारीख को जैसे ही हम ओथ लेंगे, हम पहला काम करेंगे डीजीपी को फायर करेंगे। अब डीजीपी को अभी से धमका रहे हैं हिमंता बिश्व शर्मा कि तुमने काम ठीक से नहीं किया, तुमने पवन खेड़ा को कैसे जाने दिया, तुमने राहुल गांधी पर क्यों नहीं एक्शन लिया, वो तुम कलाम करके यहां से कैसे चला गया, कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। और वो कह रहे हैं कि हम पीआईएल डालने जा रहे हैं। पीआईएल किसके खिलाफ डालने जा रहे हैं, ये भी सुन लीजिए। हेमंता बिश्व शर्मा कह रहे हैं पीआईएल डालने जा रहे हैं, पीआईएल डालने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। कई लोगों ने उनको पूछा कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अगर आप पीआईएल डालने जा रहे हैं तो क्या आपने भारतीय जनता पार्टी से पूछ लिया, आला कमान से पूछा है? अब बोला इसमें क्या पूछना है, इलेक्शन कमीशन ने कोई कुछ भी राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया, इलेक्शन कमीशन ने पवन खेड़ा के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया, जो मुझे खेड़ा को पेड़ा बनाने की बात कहनी पड़ रही है। ये काम तो इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए था कि आप गलत बयानी कर रहे हैं, जब स्टेटमेंट आ गया तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था इलेक्शन कमीशन का। इतना गंभीर आरोप लगा करके वो चले गए, इलेक्शन कमीशन क्या सो रहा था? इलेक्शन कमीशन को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि पीआईएल में डालूंगा, हेमंता बिश्व शर्मा खुले में कह रहे हैं कि मैं पीआईएल डालूंगा और पवन खेड़ा के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई क्यों नहीं की, ये मैं पूछूंगा। अब ये तो खैर अभी वो कह रहे हैं, पता नहीं आगे वो पीआईएल डालेंगे कि नहीं डालेंगे, नेता है कब क्या बोल देंगे कहना मुश्किल है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात मित्रों ये है कि पवन खेड़ा खुद की एंटीसिपेटरी बेल के लिए ऐसे स्टेट को चुनती है जिस स्टेट में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। ये क्या संदेश देना चाहते हैं पवन खेड़ा? ये कि वहां जुडिशरी भी हमारी और पुलिस भी हमारी है, तो हम वहां सुरक्षित हैं, यही तो संकेत देना चाह रहे हैं। अब इसी संकेत को सुप्रीम कोर्ट ने उलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपको एंटीसिपेटरी बेल अगर चाहिए तो आप जो जो जुरिस्डिक्शन जहां पर है एफआईआर का, जो जो कोर्ट उस जुरिस्डिक्शन में आता है, आपको वहां जाकर के रिलीफ लेना चाहिए। अब पवन खेड़ा को यह डर सता रहा है कि जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी ने खुलेआम धमकी दी कि मैं तुमको पाताल से निकाल लूंगा, हमारे बब्बर शेर तुमको छोड़ेंगे नहीं, ये तुम तड़ाक की पूरी भाषा थी इलेक्शन में। और ऐसा समझिए कि युद्ध हो रहा था कि हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, देखेंगे तो गोली चला देंगे, शूट कर देंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुमको जेल भेज देंगे। ये सब बात राहुल गांधी ने पहले ही कह दी। उनकी बारी खत्म हुई तो हेमंता ने कह दी। अब ये बेचारे, ये तो सिपह सालार हैं कांग्रेस के, किसने इनको कागज मुहैया कराया ये भी पता नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी ने कागज दिया या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कागज दिया, उस कागज का इन्होंने ड्यू डिलिजेंस नहीं किया। ड्यू डिलिजेंस नहीं किया, अब सारे मिनिस्ट्री ने भी कंफर्म कर दिया है, जो यूएई का था या एंटीगुआ का था या इजिप्ट का था, तीनों देश ने कंफर्म कर दिया है कि जो पासपोर्ट दिखा रहे हैं वो गलत है, झूठा है, वो हमारा नहीं है, वो रिंकी भुइयां शर्मा का पासपोर्ट नहीं है। अब ये बात स्पष्ट हो गई, सब देश ने भी खंडन कर दिया। अब रही बात 52,000 करोड़ की कंपनी की, वो भी कंफर्म नहीं हो रहा है। दूसरी कंपनी कंफर्म तो हो रही है, लेकिन उसका अप्रैल में ही उसका श्री गणेश हुआ है, उसका भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड नहीं है पब्लिक डोमेन में। तो 52,000 करोड़ का ये फिगर लाए कहां से? ये कौन सा डॉलर वो लेकर के आ रहे थे जिसको अच्छा, जब जिस दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस दिन डॉलर भी बोल रहे थे, उसको कन्वर्ट भी कर रहे थे इंडियन रुपीस में, और उसको कन्वर्ट करके इन्होंने 52,000 करोड़ का फिगर लाया। तो बहुत लोग कह रहे हैं कि 52,000 करोड़ का लाना था तो 80,000 ले आते, 1 लाख करोड़ का फिगर ले आते। जब फर्जी ही फिगर डालना है तो 52,000 करोड़ ही क्यों डाले? और ये बात हेमंत बिश्व शर्मा भी कह रहे हैं, उनकी पत्नी भी कह रही है कि जब फर्जी ही फिगर डालना था तो 1-2 लाख करोड़ डालते, 52,000 करोड़ में ही हमको रख दिया तुमने।
तो 52,000 करोड़ की कंपनी का ये फिगर ले आए 5 अप्रैल को। मामला तो गंभीर है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि हेमंत बिश्व शर्मा सबसे ज्यादा घुसपैठिए को मियां मुसलमान, मियां मुल्ला, ये लगातार वो कह रहे हैं मियां मुसलमान, मियां मियां, वो हमेशा कर रहे हैं, अपनी रैलियों में कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि हम यहां से घुसपैठिए को बाहर निकाल के ही दम लेंगे। मतलब भारतीय जनता पार्टी के अपने संघ के ट्रेनिंग लिए हुए नेता इतने कड़े शब्दों में नहीं बोल रहे हैं जितने कड़े शब्दों में हेमंत बिश्व शर्मा आग उगल रहे थे। अब उनके इसी आग को हवा किया पवन खेड़ा ने, ये आरोप लगा करके कि ये तो घुसपैठिए को आने से मना करते हैं, घुसपैठिए को बाहर निकालना चाहते हैं, और इनके घर में इनकी पत्नी घुसपैठिया बनी हुई है 3-3 देश का, और वो भी फर्जी पासपोर्ट पर। ऐसा नहीं है कि 3 देशों ने इनको नागरिकता दे दी है। 3 देशों के फर्जी पासपोर्ट बनाए हैं और घुसपैठिया बनी हुई है। इसीलिए हेमंत बिश्व शर्मा सभी को घुसपैठिया, सबको घुसपैठिया ही नजर आता है। हेमंत शर्मा को जो कोई भी लोग दिखता है उसको घुसपैठिया नजर आता है, क्योंकि हेमंत शर्मा के घर में उनकी पत्नी घुसपैठिया का खेल खेल रही है। तो पहले अपने घर में जो अपनी पत्नी को तुमने घुसपैठिया बना के रखा हुआ है उसे बाहर निकालो। ये जवाब था पवन खेड़ा के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। और जाहिर है जब पवन खेड़ा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे तो कांग्रेस पार्टी में एकदम से तहलका मच रहा होगा। वाह, कमाल कर दिया पवन खेड़ा, कांग्रेस का ग्राफ तो एकदम बढ़ गया, मास्टर स्ट्रोक चल दिया, अब तो ध्वस्त हो जाएगा हेमंत बिश्व शर्मा आसाम। लेकिन 2 दिन के बाद ही बाजी पलट गई। 9 तारीख को वोटिंग के लगभग 48 घंटे पहले पूरी बाजी पलट गई और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता घर घर गांव गांव पहुंच गया, बच्चे बच्चे के पास पहुंच गया कि देखिए कांग्रेस पार्टी कितना झूठा आरोप लगा सकती है, और वो हमारे नेता के खिलाफ आरोप लगाया। और फिर हेमंत बिश्व शर्मा एग्रेसिव हो गए, उनकी पत्नी एग्रेसिव हो गई, एफआईआर हो गया, पुलिस पहुंच गई, आसाम की पुलिस पहुंच गई, दिल्ली 100 पुलिस वाले, ये तो खुद ही कह रहे हैं कि 100 पुलिस वाले हमारे फ्लैट पर गए, कुछ गैजेट भी लेके गए, लैपटॉप और मोबाइल के साथ साथ। तो इतना एग्रेसिव जब हुआ हेमंत बिश्व शर्मा, तो फिर बाजी पलट गई। लेकिन जब तक बाजी नहीं पलटी थी तब तक पवन खेड़ा जी दौड़ रहे थे। मैंने एक दिन पहले भी आपको बताया था कि हरदीप पुरी के बारे में भी जो जो डॉक्यूमेंट्स आए वो तो खैर पुख्ता थे, और उसको ड्यू डिलिजेंस कर लिया था, क्योंकि एप्स्टीन फाइल से अन्य जगहों पर भी वो डॉक्यूमेंट मौजूद थे, तो वो कंफर्म हो गया। लेकिन हेमंता बिश्व शर्मा की पत्नी का, रिंकी भुइयां शर्मा के पासपोर्ट का और कंपनी का डॉक्यूमेंट कहां से लाए पवन खेड़ा, अब इनको अदालत में उस डॉक्यूमेंट को पुष्ट करना पड़ेगा, उसको कॉरोबोरेट करना पड़ेगा। और अगर वो नहीं कर पाए तो बहुत लंबे नप जाएंगे पवन खेड़ा। तो अब इनको दिक्कत यह है कि अगर पवन खेड़ा आसाम जाते हैं और उनको बेल नहीं मिलता है, गिरफ्तारी हो जाती है, तो उनको आसाम की जेल में रहना पड़ेगा। हेमंत बिश्व शर्मा कह रहे हैं कि हम पवन खेड़ा को जिंदगी भर आसाम की जेल में सड़ा देंगे। अब जिस विश्वास से हेमंत बिश्व शर्मा कह रहे हैं, और अगर वो मुख्यमंत्री बन गए तो जाहिर है पुलिस पर तो उनका दबदबा भी रहेगा। भाई पुलिस को आपने पॉलिटिसाइज तो कर ही दिया। अब कांग्रेस पार्टी ये नहीं कह सकती है कि पुलिस का बेजा इस्तेमाल कर रही है, कानून को धता बता करके हेमंत बिश्व शर्मा हमारे नेता के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं कह सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने वो कृत्य कर दिया है, वो कृत्य कर दिया इसी पवन खेड़ा के ही मामले में। तेलंगाना में जाकर के एंटीसिपेटरी बिल के लिए एप्लीकेशन कर दिया, तो वो आर्गुमेंट भी आपका फुस हो गया, क्योंकि वहां आप इसलिए गए थे क्योंकि आपकी पुलिस है, आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है, और आपको लगा कि जहां आपकी पुलिस है, आपकी सरकार है, वहां अदालत पर भी आपकी कुछ ना कुछ तो से बनी जाएगी, चली जाएगी, चलता तो है ही है। इसलिए वो आर्गुमेंट भी आपने फेल कर दिया। तो अगर हेमंत बिश्व शर्मा आपके खिलाफ ज्यादती करेंगे कल, तो आप उसको कुछ कह नहीं पाएंगे, क्योंकि भाजपा वाले आपसे पूछेंगे आप तेलंगाना गए थे ना, क्यों गए थे? इसलिए गए थे तेलंगाना क्योंकि आपको लग रहा था कि तेलंगाना में हमारी सरकार है, पुलिस हमें मदद करेगी, कोर्ट भी मदद करेगी। कोर्ट ने आपको मदद भी कर दिया, पुलिस ने भी मदद कर दिया, एंटीसिपेटरी बेल के लिए ग्रांट कर दिया, ट्रांजिट बेल ही सही, लेकिन 7 दिन का ट्रांजिट बेल आपको मिल गया। जबकि आसाम पुलिस वहीं गिरफ्तार कर लेती, आसाम पुलिस तो घूम रही थी हर जगह। तो ट्रांजिट बेल आपको मिला, इसका मतलब है कि तेलंगाना में आपको समर्थन मिला। तो अब बारी आ जाएगी हिमंता बिश्व शर्मा की। मित्रों, ऐसा लग रहा है कि पवन खेड़ा का
जो वो हेमंत बिश्व शर्मा कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं, पेड़ा की स्थिति हो गई है। मतलब उनके ऊपर दबाव बहुत आ गया है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल को रोका, तो मान के चलिए पवन खेड़ा की जिंदगी अभी जेल में बीतेगी आसाम में। क्योंकि आसाम वो जाएंगे, वहां उनको बेल नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा इसलिए नहीं कि हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार है वहां पे, नहीं, ऐसा नहीं है। जो फैक्ट है, जो केस है उनका, ये इतना कमजोर है जो वहां टिकेगा नहीं, तो बेल मिलेगा नहीं। जब बेल मिलेगा नहीं तो फिर जेल ही है। अगर बेल रिजेक्ट हो गया तो जेल ही तो है। और अगर जेल मिल गया तो फिर जो हेमंत बिश्व शर्मा कह रहे हैं कि हम आपको जिंदगी भर सड़ा देंगे आसाम की जेल में, कहीं वो सही ना हो जाए। तो इसीलिए कहते हैं कि नेता कई बार अति उत्साह में इतनी बड़ी गलती कर जाते हैं, इतनी बड़ी भूल कर जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। पवन खेड़ा से वही गलती हो गई है। अब रिग्रेट कर रहे होंगे, क्योंकि ये चलन उनके नेता राहुल गांधी ने बनाई है, चलाई है अपनी पार्टी में। एक आरोप लगा दो भाग जाओ, आरोप लगा दो भाग जाओ। मतलब केजरीवाल के पद चिन्हों पर पवन खेड़ा जी चलने लगे। तो एक जगह तो कामयाब हो गए हरदीप पुरी के मामले में, लेकिन हिमंता बिश्व शर्मा के मामले में वो फंस गए हैं, और अब बुरी तरह फंस गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है, वो इसी तरफ इशारा कर रहा है कि पवन खेड़ा को जेल जाना पड़ेगा। दिक्कत यह है कि वहां पर अब इनके साथ क्या ज्यादती होगी, नहीं होगी, ये भी डर हो रहा होगा कि असम पुलिस हमारे साथ क्या ज्यादती करेगी। क्योंकि आजकल तो पॉलिटिकल वेंडेटा में आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपको याद होगा कि एक पत्रकार को किस तरह से उठाया था महाराष्ट्र में। वो पॉलिटिकल वेंडेटा था, क्योंकि पत्रकार उनके खिलाफ कुछ स्टोरी कर रहे थे, तो सचिन बाजे को स्टेनगन के साथ भेजा गया था। 100 पुलिस वाले थे एक पत्रकार को गिरफ्तार करने के लिए। तो ये जो पॉलिटिकल वेंडेटा का मामला होता है, अब वो किस रूप में सामने आएगा कहना मुश्किल है, लेकिन पवन खेड़ा की मुश्किल बढ़ गई है। मेरी संवेदना है, मेरी 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 शुभेच्छा है कि पवन खेड़ा जी जेल ना जाएं और कोई ना कोई रास्ता निकल जाए। हालांकि वो पुराने साथी है हेमंत बिश्व शर्मा उनके, लेकिन जेल तो तत्काल दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।